हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोनाली गौराय और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है और आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि मेरा ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लाइफ साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, जो कि क्या होता है कि हर साल ही इन्हीं सब टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ जो बात है, कुछ ना कुछ जो क्वेश्चंस है वो घुमा फिरा के हर बार कुछ एग्ज़ाम में आता ही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा देख लेंगे कि कौन से वो टॉपिक है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लाइफ साइंस में कुल मिला के हमारा इस साल का सिलेबस में 5 चैप्टर हैं। ठीक है, यही 5 चैप्टर का कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट्स पार्ट जो है वो आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला जो चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम में सबसे पहले हम जो बात करेंगे, जो क्वेश्चन को देखेंगे वो है रक्त क्या है। इसका कोई 2 कार्य लिखे। तो रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी उत्तक है जिसका रंग क्या होता है? लाल होता है। और जो क्या होता है, ये रंग जो लाल होता है ये क्यों होता है? ये हीमोग्लोबिन नामक एक लाल कणिका के वजह से होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? इसका बेसिकली इसका कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना। जैसे कि फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेके जाना, लंग्स से ऑक्सीजन को लेके जाना कहाँ पर? कोशिकाओं तक। और कोशिकाओं में बनता हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको दोबारा लंग्स तक लेके आना। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मधुमेह। मधुमेह क्या है, यह क्यों होता है? ठीक है, मधुमेह क्या है? मधुमेह एक प्रकार का बीमारी होता है जो मानव रक्त में ग्लूकोज के बढ़ने से होता है। ये डिजीज आज की डेट में बहुत ही कॉमन है। ठीक है, और लगभग हर घर में देखने को मिल जाता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि द्विखंडन क्या है, उदाहरण के साथ दिखाओ, या बहुखंडन क्या है, उदाहरण के साथ बताइए। तो द्विखंडन क्या है? द्विखंडन एक ऐसा प्रक्रिया है, एक कोशीय जीव में जनन का एक प्रक्रिया होता है द्विखंडन, जिससे क्या होता है कि एक कोशीय जीव जो होती है वो समान 2 हिस्से में विभाजित हो जाती है। ठीक है, और हर एक हिस्सा जो है वो एक नया जीव बनाने के लिए सक्षम होती है। ये कहाँ पर देखी जाती है? ये प्रक्रिया एमीबा में देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया बहुखंडन। बहुखंडन क्या है? बहुखंडन भी एक जनन की प्रक्रिया है, ये भी एक कोशीय जीवों में ही देखी जाती है। लेकिन इसका विशेषता क्या है कि इस केस में, इसके क्षेत्र में, कि वो एक कोशीय जीव जो है वो 2 हिस्से में नहीं बल्कि 2 से अधिक हिस्से में, बहुत हिस्से में विभाजित होती है, अनेक हिस्सों में विभाजित होती है। और हर एक हिस्सा जो है एक नया जीव को उत्पन्न करती है। ठीक है, ये किस में देखा जाता है? ये देखा जाता है जैसे कि मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमीबा। एमीबा का पोषण जो है वो सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार आता है घुमा फिरा के, और जब भी ये क्वेश्चन आए, एमीबा का पोषण आए, तो हमें हमेशा ही इसको सचित्र ही वर्णन करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए मैंने यहाँ पर चित्र भी बनाया हुआ है। ठीक, तो पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एमीबा का पोषण में क्या होता है? एमीबा के पोषण में एमीबा क्या करती है? एमीबा उंगली जैसा, अलग से उंगली जैसा प्रवर्धक अपने शरीर में निकालती है जिसको कुटपाद कहते हैं। कुटपाद क्या करता है? भोजन को घेर लेता है और एक खाद्य धानी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुटपाद जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद क्या होता है? ये खाद्य धानी जो होते हैं वो कोशिका के अंदर चली जाती है, और उसके बाद जो खाद्य होते हैं, खाद्य कणिका होते हैं, उसको वो लोग कोशिका में उत्पन्न, एमीबा के कोशिका के अंदर उपस्थित जो पाचक एंजाइम होते हैं वो क्या करता है? खाद्य धानी में उपस्थित जो खाद्य होते हैं, खाद्य कणिका, उसको डाइजेस्ट कर देता है, तोड़ देता है, और उसके बाद उसमें जो पोषक तत्व रहते हैं उसको वो अवशोषित कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये अमीबा है, ये एक फूड कण है। ये फूड कण को दोनों साइड में क्या है? 2 कुटपाद निकले हुए हैं। यही दोनों कुटपाद इस जगह पे आके क्या हो रहा है? एक साथ जुड़ जा रहे हैं। जुड़ने के बाद क्या हो रहा है?
जुड़ने के बाद ये मिल के इसको क्या कर रहा है, अंदर अपने अंदर ले रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये टोटली खाद्य कणिका को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उसमें जो पोषक तत्व रहते हैं उसको वो अपने में अवशोषित कर लेता है। यही है अमीबा में पोषण का पद्धति। आपको इसी तरह से एरो दे दे के 1 2 3 4 और 5 इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको दर्शाना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग अभी उसी चैप्टर में हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक है? मनुष्य में दोहरी परिसरण की व्याख्या कीजिए। दोहरी परिसरण जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोहरी परिसरण किसको बोलते हैं? दोहरी परिसरण मतलब मानव के शरीर में जो रक्त होते हैं वो हृदय से लेके एक बार पूरा शरीर में जाता है और एक बार हमारे लंग्स तक जाता है। 2 बार रक्त का सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट में। तो पहला एक बार कहाँ होता है? एक बार हार्ट से लंग्स तक जाता है और लंग्स से दोबारा हार्ट में आता है। इसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, परिवहन। और दूसरा हो जाता है सिस्टेमिक परिवहन। ठीक है, तो ये जो 2 बार जाने का जो प्रक्रिया होता है इसी को हम लोग कहते हैं दोहरी परिसरण। दोहरी परिसरण में पहला क्या है? पहला है सिस्टेमिक परिवहन। सिस्टेमिक परिवहन किसको बोलेंगे? जब शरीर में खून जाएगा, मतलब क्या? ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड जो रक्त है वो क्या होगा? बायां अलिंद से बायां निलय से होते हुए पूरा शरीर में फैल जाती है और पूरा शरीर से होते हुए वो क्या करती है? फिर से दोबारा कहाँ चली जाती है? पूरा शरीर में जाके पहुंचती है और ऑक्सीजन को शरीर में डोनेट करती है। और जालिकाओं के थ्रू होते हुए जब ब्लड दोबारा आती है वापस, तो वो क्या करती है? शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और लेते हुए फिर से दोबारा हार्ट में आती है। इसको बोलते हैं सिस्टेमिक परिवहन। ठीक है, दूसरा हो जाता है पल्मोनरी परिवहन। पल्मोनरी परिवहन किसको बोलेंगे? जब वही रक्त बी ऑक्सीजनेटेड रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए और दोबारा अपने आप में ऑक्सीजन को लेने के लिए हार्ट से पहले कहाँ जाती है? हार्ट से पहले चली जाती है लंग्स में, यानी कि फेफड़े में, और फेफड़े से दोबारा लौट के कहाँ आती है? हार्ट में। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी परिवहन। ठीक है, ये हो गया दोहरी परिवहन। यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है कि दोहरी परिवहन का आवश्यकता। दोहरी परिवहन का क्या आवश्यकता है? अगर दोहरी परिवहन नहीं होगा तो खून जो है वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा क्योंकि वो लंग्स में जाती है, तो लंग्स में तो ऑक्सीजन लेने के लिए जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है, और लंग्स में जाके ऑक्सीजन लेके और ऑक्सीजन को लेने के बाद वो कहाँ पहुँचती है? फिर से हार्ट में, और हार्ट से क्या होता है? पहुँचती है पूरा शरीर में। और ये मानव के लिए बहुत ही लाभदायक होता है क्योंकि ये शरीर में क्या करता है? ऊर्जा का नियंत्रण करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लेके वो कोशिकाओं में जाएगा, ऊतक में जाएगा, तो ऊतक उस ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या करेगा? अपना ऊर्जा का उत्पादन करेगा। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा बात, हमारा 6th क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर होता है? तो पहला बात, तो पोषण क्या है? पोषण वे प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? शरीर के निर्माता भोजनाणुओं का अंतर्ग्रहण, पाचन, प्रत्युषण एवं स्वैंगिकरण, मतलब ये सारा प्रोसेस जिस चीज़ में होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोषण। पोषण 2 तरह का होता है, एक होता है स्वयंपोषी पोषण और एक होता है परपोषी पोषण। स्वयंपोषी किसे बोलेंगे? वो पोषण पद्धति जिसमें क्या होता है? जीव स्वयं अपना भोजन, जीव क्या करता है? स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करता है। दैट मीन्स क्या? बनाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि हरे पौधे क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के मदद से क्या करते हैं? जैविक आहार बनाते हैं जो हम लोग नहीं बना सकते। और परपोषी पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें क्या होता है? जीव पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं।
ठीक है, किसी ना किसी रूप से, या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो परोक्ष रूप से वो क्या होता है, अन्य जीवों पर निर्भर करता है। उसको हम लोग बोलते हैं परपोषी पोषण। मतलब जैसे हम लोग मनुष्य हो गए, पशु पंछी हो गए, जीव जंतु हो गए, जो क्या करते हैं, भोजन के लिए पौधों पे, हरे पौधों पे हमेशा निर्भरशील होता है, प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे परोक्ष रूप से हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड परपोषी पोषण। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं डायग्राम पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पिछले साल हमारा पाचन तंत्र का डायग्राम जो है वो एग्जाम में आया था, तो इसीलिए इस बार के लिए जो है वो हमारा हृदय का जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव हृदय का परिच्छेद दृश्य दिखाएं और सचित्र मतलब लेबल के साथ दर्शाएं। तो ये मैंने यहाँ पर बना के रखा है एक हार्ट का डायग्राम। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये मेरा दाहिना साइड है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बायां मतलब लेफ्ट। ठीक है, और ये हमारा बायां साइड है, तो ये हो जाएगा राइट। ठीक, ये हमेशा याद रखना। और शुरू का ऊपर का जो चेम्बर है वो क्या हो जाएगा, ऑरिकल, और ये हो जाएगा वेंट्रिकल मतलब नीलय, और ये अलिंद। ठीक है, और जिन लोगों को यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, जिन लोगों को यहाँ से अच्छे से नहीं समझ में, इसका वीडियो मैंने कैसे हार्ट का डायग्राम बनाना चाहिए, कैसे वो अच्छे से बन पाएगा, इजीली बन पाएगा, इसका एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल के रखा है, वो कृपया वहाँ से इसका मदद ले ले। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है हमारा उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम। उत्सर्जन तंत्र मतलब जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, दो वृक्क होता है, ये हो गया बायां, जैसे कि मैंने कहा दायां साइड है तो ये बायां, और ये हो गया हमारा दायां वृक्क मतलब किडनी। उसके बाद क्या है, दोनों किडनी से जो निकलता है वो मूत्रवाहिनियां हैं, ये मूत्रवाहिनियां हैं। ये दोनों मूत्रवाहिनी क्या होता है, यहाँ पर आके मूत्राशय में जुड़ जाते हैं, दोनों तरफ से आके मूत्राशय में जुड़ते हैं। और ये मूत्राशय जो है ये क्या होता है, यहाँ मूत्र मार्ग से होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल आते हैं। तो ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में जनरली नहीं आता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। या तो आपको सचित्र वर्णन करने के लिए दिया जाएगा, या तो फिर आपको ये डायग्राम दे के और इस तरह से, जैसे कि A, B इस तरह से दे दिया जाएगा कि ABC बताएं कि ABC क्या है, ऐसे भी दे सकता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर एक नेफ्रॉन का डायग्राम है। ठीक है, नेफ्रॉन का डायग्राम जो कि किडनी का इकाई होता है, ये नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये घुमा फिरा के बार बार देता है, हर एक साल अंतर लगभग दे ही देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए यहाँ पर होता है कि ये जो गोल कटोरी जैसा जो बाउल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल, और बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जो है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस किससे बनता है, अभिवाही धमनिका जो कि बाउमेंस कैप्सूल के अंदर प्रवेश करती है और यहाँ पर बहुत सारे जालिकाओं में विभक्त हो जाती है। उसके बाद क्या करती है, ये अपवाही धमनिका में होते हुए वो निकल जाती है, फिर से जुड़ के फिर अपवाही धमनिका होते हुए निकल जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये जो कटोरी जैसा स्ट्रक्चर है, ये बाउमेंस कैप्सूल जो है वो नीचे की तरफ बढ़ती है, और नीचे की तरफ बढ़ के इसको हम लोग बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नालिका। ये थोड़ा चौड़ा होता है। यही चीज़ क्या होता है, फिर से दोबारा पतला होके और यू शेप का, जस्ट यू शेप का एक कैनल बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेनली लूप। ये हेनली लूप क्या होता है, फिर से थोड़ा सा चौड़ा होके, और इस पोर्शन में क्या होता है, इसको हम लोग बोलेंगे बृहदस्थ कुंडलित नालिका। इस तरह के बहुत सारे नेफ्रॉन का बृहदस्थ कुंडलित नालिका इस तरह एक साथ में एक संग्राही नालिका में आके जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नेफ्रॉन का चित्र। हमेशा ही ये बनाने के लिए दिया जाता है, जनरली इसको ABCD करके दर्शाया नहीं जाता है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो किसी भी सूरत पे ये दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है प्रतिवर्त क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन घुमा के इस तरह से दिया जाता है कि प्रतिवर्त क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। तो जैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ कि हम लोग कभी भी कोई भी अंतर को लिखेंगे तो क्या करेंगे, इस तरह बीच से कॉपी को दो हिस्से में डिवाइड करके बाएं साइड में, लेफ्ट में और राइट में अलग से बताएंगे, ताकि क्या होगा, अंतर जो है वो स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिवर्त क्या क्या है,
ये एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है, यहाँ पर ये एक ऐच्छिक प्रतिक्रिया है। मतलब अनैच्छिक मतलब हमारे इच्छा के अधीन नहीं है और ऐच्छिक मतलब हमारी इच्छा के अधीन है। ये प्रतिवर्त क्या है, ये शरीर के अंगों के तथा ये क्या होता है, ये एक तेज प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, समय पर लेकिन धीमा प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। ये अचानक होती है और बहुत तेज होती है, और ये क्या होता है, धीमा होता है और समय पर होता है। तीसरा अंतर क्या है, तीसरा अंतर ये है कि ये मेरुरज्जु प्रतिवर्त क्रिया जो है वो मेरुरज्जु द्वारा संचालित होती है, जबकि टहलना क्या है, ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि ये हम लोग सोचा समझा काम होता है, ठीक है। तो ये हो गया दोनों के अंतर, दोनों के बीच में। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन ये दिया जाता है कि प्रतिवर्त क्रिया क्या है, या तो भी आप लोग यहाँ से इस चीज़ को अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब है कि प्रतिवर्त क्रिया में मस्तिष्क का क्या भूमिका है। तो प्रतिवर्त क्रिया में मस्तिष्क का क्या भूमिका होता है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। शरीर के प्रत्येक भाग से आने वाली तंत्रिकाएं आकार मेरुरज्जु में मिलित है, यहाँ प्रतिवर्त चाप बनता है, ठीक है। किसी संवेदना के प्रति अनुक्रिया की सूचना बाद में मस्तिष्क को दी जाती है, यहाँ उसका पुनः विश्लेषण होता है। मतलब क्या हुआ कि प्रतिवर्त क्रिया जनरली मेरुरज्जु से संचालित होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसी प्रतिवर्त क्रिया का जो संदेश है इसको क्या किया जाता है, इसको बाद में मस्तिष्क को दिया जाता है, ताकि मस्तिष्क इसको अच्छे से विश्लेषण कर पाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में हम लोगों का क्या है, हॉर्मोन्स भी है, ठीक। पादप हार्मोन्स और जंतु हार्मोन। तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि पादप हार्मोन में और जंतु हार्मोन में अंतर लिखिए। डायरेक्ट पादप हार्मोन क्या है और जंतु हार्मोन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं देता, बल्कि दोनों के बीच में अंतर देता है। तो सबसे पहला अंतर तो यही है कि पादप हार्मोन क्या करता है, पौधों में काम करता है, ये रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। और ये क्या करता है, पौधों के विकास और भौतिक क्रिया में हेल्प करता है। जबकि जंतु हार्मोन क्या है, ये ग्रंथियों द्वारा निस्सरित होता है, स्रावित होता है। मतलब इंसान के अंतःक्षरा ग्रंथि जो होते हैं, जो इंसान के शरीर के अंदर उपस्थित है, उनमें से निस्सरित होती है। और ये भी क्या करता है, रासायनिक संदेश क्या बोलते हैं, मैसेंजर है, ठीक है, केमिकल मैसेंजर होता है, और जो हमारे शरीर में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, ठीक है। और वृद्धि और इस सब में भी मदद करता है। दूसरा चीज यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिकाओं से आप क्या समझते हैं। संवेदी तंत्रिका किसको बोलेंगे, संवेदी तंत्रिका वो है जो क्या करता है, स्टिमुलस को लेके आता है। मतलब जैसे कि किसी अंग में आपको कहीं पर भी कुछ गर्म या ठंडा टच हो रहा है, या कोई चीज़ में तेज आग का या पिन से लग जाता है, तो वो वैसे तंत्रिका होता है, संवेदी तंत्रिका, जो उस संवेदना को लेके आगे बढ़ता है मेरुरज्जु तक, उसको संवेदी तंत्रिका बोलते हैं। और प्रेरक तंत्रिका किसको बोलेंगे, जो मेरुरज्जु से निर्देश को आपके उस विशेष अंग तक पहुंचाती है, ठीक है। कि जैसे कि मान के चलिए आपके हाथ में अचानक से कोई गर्म चीज़ सट गई, तो ये गर्म चीज़ सटा है, ये संवेदना जो लेके जाता है उसको संवेदी तंत्रिका बोलते हैं। ये मेरुरज्जु तक लेके जाते हैं। मेरुरज्जु से जो इन्फॉर्मेशन आता है, जो खबर आती है कि अब हाथ क्योंकि गर्म है तो उसको हाथ हटा लेना है, तो जो तंत्रिका उसको लेके जाता है, उसको मैसेज को लेके जाती है हाथ तक, मतलब उस विशेष अंग तक, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रतिवर्त क्रिया को परिभाषित करें तथा कोई एक उदाहरण लिखिए। तो प्रतिवर्त क्रिया क्या है, ये क्रिया हमारे मेरुरज्जु से संचालित होती है। जो क्रियाएं बिना मस्तिष्क के होती हैं और तुरंत होती हैं, उन्हें प्रतिवर्त क्रिया कहते हैं। मतलब अचानक होगा, ठीक है, सोचा समझा नहीं, सडनली। जैसे पैर में कांटा चुभा, हम लोग तुरंत पैर उठा लेते हैं। जैसे हाथ में गर्म टच हुआ, हम लोग तुरंत हाथ हटा लेते हैं। जैसे कोई पिन या कोई चीज़ खोलने के टाइम पे हाथ में गुलाब के पकड़ने के टाइम पे हाथ में कांटा चुभा, हाथ हम लोग तुरंत उसको छोड़ देते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रतिवर्त क्रिया। इसमें मस्तिष्क का किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है, और ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। और जैसे
मैंने उदाहरण के तौर पे बताया था कि कोई नुकीली पिन, जैसे यहाँ मैंने उदाहरण लिखा हुआ है, कोई नुकीली पिन या गर्म वस्तु में हमारा हाथ सट जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उससे तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये एक उदाहरण आप दे सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, दैट इज़ हार्मोन। इंसान के शरीर में हार्मोन, तो हार्मोन के इस तरह से तो यहाँ क्वेश्चन नहीं आता है जनरली, लेकिन आप लोग हार्मोन का ग्रंथियाँ, कौन से ग्रंथि से कौन हार्मोन निश्रित होता है थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, उसका क्या काम है। ठीक है, मतलब ग्रंथियों का नाम, उससे निश्रित हार्मोन, और क्या कि उसका एक एक काम। ठीक है, मतलब हार्मोन्स, ये हार्मोन्स थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका फंक्शन, इसका कार्य, इसका उत्पत्ति, इसका ग्रंथियाँ, ये सब आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कि जीव जनन कैसे करते हैं। हमारा थर्ड चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। अब यहाँ भी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, यहाँ पर 3 चीज़ें होती है। ठीक है, बहुखंडन, विखंडन, ठीक है, और मुकुलन, ये 3 जो जनन प्रक्रिया है, ये यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग बात करेंगे बहुविखंडन के बारे में। तो बहुविखंडन के बारे में, बहुविखंडन कहाँ पर देखने को मिलता है? बहुविखंडन देखने को मिलता है प्लैनेरिया में। ये एक प्लैनेरिया का एग्जाम्पल है, ये एक प्लैनेरिया का एग्जाम्पल है। बहुविखंडन किसको बोलेंगे? जो हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे अंतर में, बहुविखंडन में क्या होता है, एक जीव जो है ये कई सारे टुकड़ों में डिवीजन हो जाता है, और हर एक टुकड़ा अलग अलग से क्या होता है, एक नया जीव उत्पन्न करने में सक्षम होती है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बहुविखंडन। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है ऐसा आए कि ये चित्र जो है, ये डायग्राम जो है आपको दे दिया जाए और इसको एक्सप्लेन करने बोले। ठीक है, या फिर कि ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, उसको विस्तारित रूप से लिखिए। या फिर आपको ये भी बोला जा सकता है कि बहुविखंडन उदाहरण सह दर्शाएं। ठीक है, तो हर एक केस में उत्तर यही होगा। उसके बाद आ जाता है एमीबा में जनन क्या है। ये एमीबा क्या है नहीं होगा, एमीबा में जनन, एमीबा में जनन क्या है ये होगा, चित्र सहित दर्शाएं। ठीक है, तो एमीबा में जनन कैसे होता है, हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे। एमीबा में सचित्र जनन, एमीबा क्या करता है, एमीबा को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विखंडन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विखंडन। ये क्या होता है, बीच से इक्वली इसका न्यूक्लियस और इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये दोनों इक्वली डिवाइड हो जाता है और दो नया नया जीव, अलग अलग से नया नया जीव दो बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विखंडन। ठीक है, तीसरा आ गया हाइड्रा में जनन। यहाँ पर भी हाइड्रा में जनन होगा। ठीक है, हाइड्रा में जनन क्या है, चित्र सहित दर्शाएं। हाइड्रा में जनन कैसे होता है ये थोड़ा यहाँ पर हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रा एक जीव है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक छोटा सा मुकुल बनता है। पहले एक साइड से छोटा सा मुकुल बनता है, यही जो मुकुल है ये धीरे धीरे बड़ा होता है। ठीक है, ये बड़ा होने के बाद जैसे ये मैच्योर्ड हो जाता है, ऐसे ये मदर बॉडी से, माँ के शरीर से अलग हो जाता है। अलग होकर एक दूसरा अलग जीव बनाते हैं। धीरे धीरे ये ग्रो करता है, बड़ा होता है, एक अलग जीव बनाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं मुकुलन प्रक्रिया। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को मुकुलन प्रक्रिया कहते हैं। तो अगर ये दिया जाए तो इसको इस तरह से अच्छे से डायग्राम बना के, इसका फिगर बना के और अच्छे से इसको दर्शाना है। ठीक है, सचित्र इसको हम लोग वर्णन करेंगे। यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इसका कैसे होता है। हाइड्रा निडारिया संघ का एक प्राणी होता है जो मीठे जल में रहता है और इसमें भी अलैंगिक जनन करता है, जिस विधि को मुकुलन विधि कहते हैं। ठीक है, उसमें यहाँ जनन की शरीर पर एक उभार या फिर मुकुल, एक उभार या मुकुल बनता है जो विकसित होकर नया हाइड्रा बनाते हैं और फिर अलग हो जाता है। ठीक, यही होता है। साथ ही यह पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन और कभी कभी लैंगिक जनन भी करता है, जो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अगेन अनदर, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि क्या करता है, हमेशा इसका डायग्राम, इसका जो पिक्चर है ये दे दिया जाता है और ABCD करके दे दिया जाता है और बोला जाता है कि हर एक का नाम लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि सबसे जो पहले जो ऊपर जो गोल पोर्शन है इसको हम लोग वर्तिग्राह कहते हैं, और उसके ऊपर जो डॉट 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 जो है इसको हम लोग बोलेंगे परागकण।
यही परागकण क्या होता है, इस नाली में घुसता है, अंदर जाता है, इसको पराग नाली बोलते हैं। पराग नाली के अंदर जब वो उपस्थित होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नर जनन कोशिका। ठीक है, ये जो गोल पूरा जो अंडाशय है इसको हम लोग बोलेंगे अंडाशय, और अंडाशय के अंदर जो छोटा सा अंडा है दैट इज कॉल्ड मादा जनन कोशिका या अंडा। ठीक है, तो अब ये डायग्राम अगर दिया जाए, ये चित्र अगर दिया जाए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, ये पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक, तो इस बार आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ आनुवांशिकता ही है। ठीक है, जैव विकास नहीं है। तो डीएनए प्रतिकृति क्या जनन में क्या महत्व है, डीएनए प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है। डीएनए प्रतिकृति का जनन में यही महत्व है कि अगर डीएनए प्रतिकृति नहीं होता तो हमारा जो नेक्स्ट प्रजन्म है, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें माता पिता का जो लक्षण है वो नहीं दिखता, वो नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए डीएनए प्रतिकृति बहुत ज़रूरी है ताकि माता पिता अपने जैसे संतान संततियों को जन्म दे पाए। ठीक है, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जैव विकास जो है ये इस बार के सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है एक एकल जीव द्वारा जीवन काल में उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है, क्यों। अब हम एक बात बताएं कि कोई भी लक्षण जो उपार्जित होती है वो कभी भी नेक्स्ट पीढ़ी में नहीं जाती है, क्योंकि हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि नेक्स्ट पीढ़ी में वही लक्षण जाते हैं जो हमारे जीन में बसे हुए रहते हैं। ठीक है, वो लक्षण जो हमारे जीन द्वारा नियंत्रित होती है वही नेक्स्ट पीढ़ी में जाती है, डीएनए के द्वारा जाती है। अब उपार्जित जो लक्षण होते हैं, जो हम लोग सीखते हैं, जो हम लोग जन्म के बाद सीखते हैं, वो हमारे डीएनए में नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या होता है, नेक्स्ट पीढ़ी में नहीं जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो सीखा है, मेरे माता पिता ने जो सीखा है जन्म के बाद, वो मेरे में कैसे आएगा, क्योंकि उनके डीएनए में तो वो नहीं था। उनके डीएनए में जो गुण है वो मेरे डीएनए में आएगा और वो मेरे में आएगा, चाहे वो शरीर का रंग हो, चाहे वो बालों का क्वालिटी हो, चाहे वो हाइट हो। लेकिन सीखा हुआ चीज़ जैसे कि कार ड्राइविंग हो गया, साइकिल चलाना हो गया, ये जीन में नहीं होता है। इसीलिए ये चीज़ क्या होता है, वंश परंपरा में स्थानांतरित नहीं होते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंडेल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होता है। ये हमारा सेकेंड लॉ मेंडेल का डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, मेंडेल ने इस स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होता है, ये जो बात उन्होंने कहा था ये सेकेंड लॉ के ऊपर निर्भर करके कहा था, मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस से। डाइहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया था, 2 विकल्प जोड़े लिए थे, गोल बीज वाले लंबे पौधे तथा खुरदरे बीज वाले छोटे पौधे। ठीक है, ये इस्तेमाल किया था। इससे क्या हुआ, F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे और गोल बीज वाले बने थे। ठीक, लेकिन सभी पौधे गोल बीज वाले और लंबे होने के बाद जब इन लोगों में स्वपरागण कराया गया, कोई 2 पौधे को लेके स्वपरागण कराया गया, तो नेक्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में क्या आया, कई तरह के कैरेक्टर देखने को मिले। ठीक है, गोल बीज वाले लंबे पौधा 9 मिले, गोल बीज वाले बोने पौधे 3 मिले, खुरदरे बीज वाले लंबे पौधे 3 मिले और खुरदरे बीज वाले बोने पौधे 1 मिले। मतलब इतने तरह के 4 तरह के पौधे मिले, जिसका जेनेटिक, और हर एक का जेनेटिक, यहाँ 9 में 9 का, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 1, सबका जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो अलग अलग है। तो इससे क्या पता चलता है कि हर एक जीन जो है अपना स्वतंत्र रूप से क्या करता है, स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में स्वतंत्र रूप से जाता है। अगर वो स्वतंत्र रूप से नहीं जाता तो क्या होता, एक ही जैसा पौधा हमेशा बार बार मिलता, जो कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में नहीं मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकता में डीएनए का क्या भूमिका है। अभी देखिए, आनुवांशिकता हम किसको बोलेंगे, प्रत्येक जीव में बहुत ऐसा गुण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनके संतान संततियों में स्थानांतरित होते रहते हैं।
इसी गुणों को आनुवांशिक गुण बोला जाता है और ये जो स्थानांतरण होता है इसको आनुवांशिकता बोला जाता है। जीवों में इन मूल गुणों का संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है। आनुवांशिकता में डीएनए का भूमिका। आनुवांशिकता में डीएनए का बहुत सारा भूमिका है। डीएनए क्या क्या दे के बना हुआ रहता है? पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस में। अब ये जो फॉस्फेट है इसमें क्या रहता है? आनुवांशिक गुण जो है ये इसमें आबद्ध रहते हैं। ठीक है। ये विभिन्नताएं भी उत्पन्न कर सकती है, यह दिगुपन द्वारा अपना अनुकृति बनाते हैं, जो जनन के माध्यम में क्या होता है? सामान में सब में इक्वली पहुंचती है। मतलब क्या? डीएनए क्या करता है? डुप्लीकेट करता है। एक डीएनए अपना प्रतिरूप बनाती है और नेक्स्ट जेनरेशन में उसको स्थानांतरित करती है। मतलब क्या? हमारे शरीर में जो गुण है, जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो हर एक के लिए डीएनए जिम्मेवार होता है और डीएनए ही उसको एक जेनरेशन से, एक प्रजन्म से दूसरे प्रजन्म तक लेके जाती है। इसके अलावा भी क्या करता है? ये विभिन्न जैव रासायनिक को भी संश्लेषण नियंत्रण करता है। जैसे डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है। तो डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो इसका मतलब यही हुआ। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो बार बार एग्जाम में आती है, ये है समजात और समरूप अंगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि समजात और समरूप अंग को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, या फिर समजात और समरूप अंगों के बीच में अंतर बताएं। क्वेश्चन इस दोनों किसी भी तरह से आ सकते हैं। उत्तर इसका एक ही होगा। उत्तर क्या होगा कि उत्तर हम लोग वही लिखेंगे, समजात अंग क्या है और समरूप अंग क्या। अंतर बोलेंगे तो आप लोग बीच में से लाइन करके दोनों तरफ लिख सकते हैं और ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो समजात अंग हम लोग किसको बोलेंगे? ऐसा अंग जिसका बनने का जो तरीका है, उत्पत्ति है, आधार है, वो एक जैसा होगा। ठीक है। लेकिन इसका कार्य जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है। उसे हम लोग बोलेंगे समजात अंग। जैसे यहाँ आधारभूत रचनाएं एक समान होती हैं। ठीक है। जैसे क्या? देखिए पक्षियों में पंख, मनुष्य का भुजाएं, कुत्तों का अगली टांगे, ये सब क्या है? ये सब का रचना जो है, इस सब के अंगों की जो रचना है, ये आधारगत तरीके से एक जैसा होता है, लेकिन सबका अलग अलग काम है। पंछियों का पंख उड़ने का काम करता है, मनुष्य का भुजा हम लोग हाथ से तरह तरह के काम करते हैं, कुत्ते का अगली पैर जो होते हैं वो क्या करते हैं? दौड़ने का काम करता है। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे? समजात। मतलब उत्पत्ति एक जैसा लेकिन कार्य अलग अलग। ठीक उसी तरह समरूप, जो दिखने में एक जैसे हो लेकिन जिसका रचना एक जैसा नहीं हो, रचना और कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। जिसका जो देखने में एक समान होते हैं लेकिन रचना उसका अलग अलग होता है। जैसे कि क्या? जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि कीटों के पंख का बनावट अलग होता है, पंछियों के पंख का बनावट अलग होता है, चमगादड़ के पंख का बनावट अलग होता है, लेकिन सबका काम एक ही है और वो है उड़ना। ठीक। मानव जाति में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। हमेशा ही ये आता है, हर 1-2 बार में ये आता है क्वेश्चन। ठीक है। या ये क्वेश्चन 2 तरह से दे सकता है। मानव जाति में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, या फिर सिद्ध करे कि बच्चे लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उनके अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो हर कंडीशन में हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मानव में क्या होता है, मादाओं में क्या होती है? मादाओं में एक से एक गुणसूत्र होता है। मादाओं में क्या होता है? एक से एक होता है। और पिता में क्या होता है? XY होता है। ठीक है। माँ में एक से एक में एक X जाएगा या फिर दूसरा X, ये नेक्स्ट जेनरेशन में जाएगा। और पिता का जो XY होता है इसमें से या तो Y जाएगा या तो X जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं
कि यहाँ पर क्या है, फादर में है एक्स वाई, जिसका एक एक्स एक वाई अलग हो गया। माँ में क्या है, एक्स एक्स, जिसमें एक एक्स अलग हो गया। अब अगर पिता के एक्स के साथ माँ का एक्स मिलेगा तो ये एक गर्ल होगी, बेटी होगी। पिता के एक्स के साथ माँ का दूसरा एक्स भी मिलेगा तो भी वो बेबी गर्ल होगी। लेकिन अगर पिता के वाई के साथ, अगर हम लोग देखेंगे कि पिता का जो ये वाई है, इस एक मिनट, अगर पिता का ये वाई क्रोमोसोम है, ये वाई के साथ माँ का ये एक्स मिलेगा तो भी वो एक्स वाई होगा, और वाई के साथ अगर माँ का ये एक्स मिलेगा तो भी एक्स वाई होगा। दोनों ही कंडीशन में ये क्या होगा, ये बॉय होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पिता का वाई क्रोमोसोम ही है जो डिटरमाइंड करता है कि बच्चा बॉय होगा कि गर्ल होगा। अगर वाई क्रोमोसोम जाएगा तो बच्चा बॉय होगा, नहीं जाएगा तो गर्ल होगा। मतलब क्या, पिता ही ये डिसाइड करता है कि नेक्स्ट जन्म प्रजन्म का बच्चा बेटा होगा कि बेटी। ठीक है, अब हम अपना अंत के तरफ हैं। हमारा पर्यावरण, हमारा लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण में पर्यावरण क्या है, ठीक है। पर्यावरण क्या होता है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, जैविक अजैविक सब कुछ को मिला के, ठीक है, हमारा परिवेश, पेड़ पौधे, जीव जानवर, जंतु, सब कुछ को मिला के हमारा पर्यावरण बनता है। ठीक है, चाहे वो जड़ हो, चाहे भौतिक चीज़ें हो, चाहे रासायनिक चीज़ें हो, चाहे प्राकृतिक भौतिक रासायनिक सारी चीज़ों को मिला के क्या बनता है, पर्यावरण। परितंत्र में अपभाजिकाओं का क्या भूमिका है? परितंत्र में अपमार्जकों का क्या भूमिका? अपमार्जकों का भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपमार्जकों का ये भूमिका है कि अगर अपमार्जक नहीं रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये कितने भी जो जीव जंतु जो मरते हैं उसका क्या होगा, सड़न नहीं होगा, उसका विघटन नहीं होगा तो वो क्या होगा, परिवेश के साथ विलीन नहीं होंगे, मिट्टी में मिलेंगे नहीं। जैसे कि प्लास्टिक का ये जैव पदार्थ नहीं है तो ये क्या होता है, अपमार्जकों द्वारा इसका विघटित ये नहीं होता है। तो ये क्या करता है, मृत जीवों में, जीवाणु मृत जीवों में शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में मुक्त कर देते हैं, जो विभिन्न गैसों के रूप में वायुमंडल में चल जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या करता है, जैविक पदार्थों को तोड़ के फिर से रासायनिक पदार्थों में चेंज कर देता है, परिवेश में उसको वापस कर देता है। जो भी हमने जीवन काल में परिवेश से लिए हैं उसको परिवेश में वापस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैव निम्नकरण एवं एक अजैव निम्नकरण पदार्थ का उदाहरण दे। जैव निम्नकरण कुछ भी चीज़ हो सकता है, जैसे कि हमारा अपघटन, जिसको हम लोग अपघटन कर सकते हैं, जैसे कि घरेलू कचरा हो गया, सब्जियों के छिलका हो गया, क्या बोलते हैं, बिचाली वगैरह हो गया। और अजैव क्या हो गया, प्लास्टिक के बॉटल, पॉलीथीन, कांच, ये सब क्या हो गया, ये सब अजैव अनुघटन हो गए। ठीक है, अब एक चीज़ है, ओजन क्या है, ये किस परितंत्र के किस प्रकार प्रभावित करता है, हमारे परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। ओजन एक गैस है, ठीक है, ओजन एक गैस है जिसको O3 लिखा जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के 3 अणु को मिला के बनता है। ऑक्सीजन के 3 अणुओं को मिला के ये ओजन गैस बनता है। ये हमें क्या करता है, सूर्य के क्षतिकारक जो रोशनियाँ होती हैं उनसे हमें बचाती है। पराबैंगनी विकिरण से प्रभाव से हमें बचाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, जैसे इस तरह से एग्जाम देके, जरूरी नहीं कि यही आए, कुछ और भी आ सकता है। किसी घास के मैदान के आहार श्रृंखल को दिखाएं, ठीक है, फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाएं। हो सकता है किसी, जैसे पानी का, जैसे क्या बोलते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम का भी ये उदाहरण के रूप में दे सकता है। तो घास में क्या होता है, पहले घास को कौन खाता है, टिड्डियाँ खाती है, टिड्डी को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज। तो ये एक फूड चेन, एक खाद्य श्रृंखल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं सब। परितंत्र क्या है, इसके विभिन्न घटकों का नाम तथा उदाहरण लिखें। परितंत्र क्या है, एक आत्मनिर्भर कार्यकारी इकाई जिसमें जैविक तथा अजैविक कारक सम्मिलित होते हैं, तो उसको परितंत्र कहलाता है। जैसे मैंने पहले ही, ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैविक और अजैविक, इसको परितंत्र बोलते हैं। ये जीव और जड़ दोनों तरह की चीज़ों को लेके बना हुआ होता है। और इसका एक सबसे बड़ा चीज़ होता है वो है जल होता है, उसका उपादान जल होता है। और
जैविक और अजैविक दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रकाश, मिट्टी, जंतु और अजैविक का उदाहरण हुआ पौधे एवं जीव हो गया जैविक का उदाहरण, और प्रकाश एवं मिट्टी हो गया अजैविक का उदाहरण। और जैसे कृत्रिम हम लोग बनाते हैं पार्क वगैरह, तालाब वगैरह इत्यादि। ठीक है, पीड़कनाशक रासायनिक का अत्यधिक प्रयोग किस प्रकार जैव प्रबंधन को क्षति पहुंचाती है। तो पीड़कनाशी क्या करते हैं? पीड़कनाशी एक ऐसा चीज़ है जो हमारे अत्यधिक जिसका व्यवहार धीरे धीरे हमारे खाद्य श्रृंखल में जा पहुंचती है, और उसका उपयोग करने के बाद क्या हर तरह की जीव जंतु उसको खाते हैं, और हम लोग भी वेजिटेबल्स के साथ, फलों के, सब्जियों के साथ उसको खाते हैं। धीरे धीरे ये हमारे खाद्य श्रृंखल में जाते हैं, जो हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को बदल देता है, और वंशानुगत तरीके से दीर्घ दिन के यूज़ की वजह से ये हमें विभिन्न तरह का बीमारी और जेनेटिक बीमारियों का उत्पन्न करता है, जो कभी ठीक नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया डीडीटी। और इसीलिए आज के डेट में डीडीटी क्या है? डीडीटी को सरकार ने बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोगों का ये डिस्कशन, ये आलोचना खत्म होता है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होंगी और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो धन्यवाद, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और बहुत अच्छा रिजल्ट कीजिए। थैंक यू।